स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि BHDC 131 का मैं वीडियो लेकर आऊँगा बुक रिवीजन का। और मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था ना कि मैं बुक रिवीजन लास्ट में करवाता हूँ एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले। तो ये ओनली कुछ ही घंटे पहले मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम था। और मैंने ये भी सोचा, स्टूडेंट्स मेरे बहुत सारे ऐसे हैं जो BEDSB 101 का एग्जाम देने के लिए जाएंगे। सो वहां से आने के बाद में वीडियो को देख पाएंगे। इसीलिए क्योंकि लगातार ये एग्जाम है, कुछ बच्चे के लिए बहुत रिस्की हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जस्ट एग्जाम दिया BEDSB 101 का, जस्ट फिर देंगे भैया BHDC 131 का, थोड़ा रिस्की हो जाएगा, रेस्ट भी नहीं कर पाएंगे बच्चे। फिर भी देखिए, कोई भी संघर्ष हो, संघर्ष से मत लड़िए, मतलब मत हारिए। कोई भी लड़ाई हो, अगर आपने जीतने के लिए अपने पढ़ाई से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड, उनसे लड़ो, जीतो उसे। जीतना ही है। अगर जब तुम हार मान लोगे, ये सब लड़ाई ऐसा लड़ाई है ना जिसमें तुम हार मानोगे तभी हार पाओगे, तभी तुम्हारी हार होगी। अगर तुम हार नहीं माने हो तो तुम ही जीतोगे। और ये BHDC 131 का ये आपका कोड है। एक ही बुक में मैंने आपको जैसे लिखा है कि एक ही बुक में पूरी, एक ही वीडियो में पूरी बुक खत्म। सही बात है। हिंदी साहित्य का इतिहास आपका टाइटल है, देख सकते हैं। एंड ओनली वन वीडियो, ये बुक का ओनली वन वीडियो है जो कि आपको रिवीजन करवा देगा। इनमें से मैं रिवीजन जो करूंगा, आप लोगों को पता ही है कि मैं रिवीजन कैसे करवाता हूँ, मेरा तरीका कुछ अलग है। ये खंड 1 देख रहे हैं, क्या है ये खंड 1 में, जैसे कि आपका ये 3 चैप्टर है ना। तो तीनों चैप्टर को देखा मैंने, बाकी सभी चैप्टर्स को मैं देखूंगा। उन चैप्टर्स के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि इनमें क्या क्या बातें हैं। चैप्टर को समझा दूंगा, चैप्टर का टाइटल को समझा दूंगा। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, टॉपिक आएंगे, वो सभी मैं समझाते चलूंगा और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैनल में न्यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों का BEDSB 101 का एग्जाम कैसा गया, कमेंट जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहें। चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर है काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन क्या है भैया? एक समय का विभाजन। एक समय को, ये आज के समय की बात नहीं कह रहे हैं, पुराने समय की बात कर रहे हैं। तो पुराने समय की बात मतलब हिंदी साहित्य में क्या काल विभाजन था, कब का, कौन सा समय में क्या हुआ था और क्या नामकरण हुआ था, यहाँ पे हम लोग ये समझने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है काल विभाजन और नामकरण। तो इस चैप्टर में हम लोग को यह जानने को मिलेगा कि आखिर काल विभाजन क्या है, क्या नामकरण क्यों हुआ, काल विभाजन और नामकरण से क्या संबंध है, तो काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ा, ये हम लोग समझेंगे। देखिए, इतिहास को जानते हो ना, समय समय पर अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। इतिहास को जानने के लिए, इतिहास में नॉलेज के लिए, है ना। अभी देखो, हम लोग तो अभी आधुनिक युग में है, हम लोग तो अभी वर्तमान समय में जी रहे हैं। तो लेकिन हमें ये बात का पता चलना चाहिए कि हर समय में, पुराने समय में क्या हुआ, आज से 100 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, 5000 साल पहले क्या हुआ, ये सब नॉलेज हमें होना चाहिए ना। और बात करें नामकरण की, तो काल विभाजन जो हुआ, उन्हीं में उन्हीं का कोई ना कोई तो नाम रखा होगा। तो वही नाम को किसने रखा, क्या नामकरण हुआ, ये जरूरी है। तो आखिर ये जरूरी क्यों था, क्यों था ये जरूरी? देखिए, ये पहला तो जरूरी इसलिए था कि ये इतिहास को समझने में आसानी हो। अगर कालखंड, काल में बांटा जाएगा, अलग अलग भाग में बांटा जाएगा, तो हमें क्या होगा कि इतिहास को समझने में आसानी होगा। अगर हम लोग पूरा इतिहास को पढ़ने बैठेंगे, ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे पूरा इतिहास को समझना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगर टुकड़ों में बांटेंगे, अलग अलग करके टुकड़ों में बांटेंगे, तो हमको समझना आसानी होगा। इसीलिए ये क्या गया। दूसरा बात है कि समय के अनुसार बदलाव को समझना, यानी कि इसलिए भी किया गया कि ताकि समय के अनुसार हम जान पाए कि भाई क्या क्या बदलाव हुआ, क्या बदलाव नहीं हुआ, है ना। हर काल में समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति, अर्थव्यवस्था में बदलाव हुए हैं, है ना। काल विभाजन से हमें यह जानना आसान हो जाता है कि कौन सा बदलाव किस समय हुआ। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर में हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि छात्र और शोधकर्ताओं के लिए मददगार ये जो काल है, जो उस समय स्टूडेंट क्या करते थे, इस समय उस समय का जो विद्यार्थी लोग कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ने का सिस्टम था, आज का सिस्टम कितना स्टैंडर्ड है, हाई फाई एकदम ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाई होती है ना। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, नीचे में बैठ के लोग पढ़ते थे, है ना।
अब बताओ, लिखने का भी उस तरह का व्यवस्था नहीं था जिस तरह का आज सिस्टम है लिखने का भैया। अब सोचो पहले का समय कैसे रहता था, घटनाओं का क्रम कैसा था, कैसे कैसे घटना होते थे, है ना, क्या क्या विशेषता था, ये सब हम लोगों को यहाँ जानने को मिलता है। अंडरस्टैंड। अब देखो हम लोग इनमें से नेक्स्ट भी अब समझते हैं कि काल विभाजन और नामकरण का आधार क्या है, नामकरण क्या हुआ, क्या नामकरण हुआ, चलिए इसको भी समझते हैं। काल विभाजन की बात करें तो काल विभाजन को हिंदी साहित्य के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, और ये BHDC 131 के अनुसार भी आपको देख सकते हो यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है, जिसे सबसे पहले बांटने का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने 1929 ईस्वी में अपने प्रकाशित हिंदी साहित्य में ये काल विभाजन किया है। समझ में आ गया? तो ये सबसे पहला श्रेय इसी को जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इस तरह से सबसे पहला काल का जो नाम रखा वो रखा आदि काल, है ना, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसका समय सीमा की बात करें तो संवंत 1050 से लेके 1375 ईस्वी तक का है ना। और ये अगर अपनी भाषा में कहें तो 1993 से लेकर 1318 ईस्वी तक, है ना। और दूसरा काल की बात करें तो भक्ति काल। भक्ति काल का समय सीमा देखिए 1375 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक, है ना, संवंत है ये। एंड इनको अगर अपनी भाषा में कहें तो 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक। एंड आपका रीति काल आता है उसका तीसरा में। रीति काल की अगर बात करें तो ये 1700 से लेके 1900 ईस्वी तक, है ना, 1700 से लेके 1900 ईस्वी संवंत, है ना। और ये इसकी अगर अपनी भाषा में बात करें तो 1643 से लेके 1843 ईस्वी तक। उसके बाद आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी के बाद 1900 संवत 1900 से लेके अब तक, यानी कि अभी तक वर्तमान जो समय भी चल रहा है अभी तक को भी आधुनिक काल में लिया गया है। तो इसे 1843 से अभी तक माना जा रहा है कौन सा काल, आधुनिक काल। अंडरस्टैंड। अब मैं आपको चारों का अलग अलग से मतलब थोड़ा सा समझाता हूँ, इसकी विशेषता के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वीर गाथा काल आदिकाल की क्या विशेषताएं थी। तो आदिकाल की मुख्य व्यवस्था है वीररस की प्रधानता, राजाओं और योद्धाओं की प्रशंसा, धर्म और युद्ध की कहानियां। इनमें इस काल में इससे रिलेटेड बने थे, इससे रिलेटेड कहानियां, कविताएं, काव्य बनाई गई थी। अंडरस्टैंड। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति काल का। तो भक्ति काल में भैया इस काल को तो हम लोग भक्ति युग भी कहते हैं, और इसमें क्या हुआ था, अभी ईश्वर के भक्ति पर जोर दिया गया था। इसमें दो तरह के भक्ति होते थे। कौन से? एक निर्गुण भक्ति, दूसरा सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में वो आ जाता है जहाँ बिना रूप वाले ईश्वर होते हैं, जहाँ ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है ना, उसी को जहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता है, कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती है, उसे। दूसरा आता है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या होता है, जहाँ ईश्वर का रूप होता है, जैसे कृष्ण हो गया, है ना, विष्णु हो गया, दुर्गा हो गया, ये सब रूप वाले। अंडरस्टैंड। तो ये आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका रीति काल। रीति काल को हम लोग श्रृंगार काल भी कहते हैं, कहा गया है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो राजाओं का दरबारी साहित्य, नायिका नायक, प्रेम और श्रृंगार की कविताएं लिखी गई थी, भाषा अधिक अलंकारित थे, और प्रमुख कवि इनमें से आए भूषण, बिहारी, केशवदास, रसखान। ठीक है। और इसके बाद आपका आता है चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, है ना, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं आधुनिक काल दिख रहे होंगे आपको, सही है। तो आधुनिक काल की बात करें आप लोगों को तो इस काल में क्या हो रहा था, समाज सुधार हो रहा था, आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी, समझा क्या, आज़ादी के लिए लड़ाई चल रहे थे। और जो भारत जो है कि दूसरे देश का गुलाम था, ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। तो इस समय बहुत ही युद्ध चल रही थी। और बात करें तो इनमें कौन कौन सा आए, इनमें से जो आए हैं भारतेंदु युग आए, द्विवेदी युग आए, छायावाद युग और प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविताएं, समकालीन साहित्य आदि, ये आधुनिक काल में उभरे। अंडरस्टैंड। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी समझते हैं भारतेंदु के बारे में, द्विवेदी के बारे में, छायावाद युग के बारे में। ठीक है, चलिए आधुनिक काल को हम थोड़ा और भी सही तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे भारतेंदु युग के बारे में। तो भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध क्या हुए तो उभर के आए थे। तो भारतेंदु युग की जो विशेषता है वो हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण है, नाटक और कविता, सामाजिक सुधार। ओके। तो इस युग में हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण भी हुआ और इनके साहित्यिक रूप का विकास हुआ था। भारतेंदु युग के अगर प्रमुख लेखक की बात किया जाए तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और अंबिका दत्त व्यास हैं। ये सभी भारतेंदु युग के हुए। उसके बाद आपका दूसरा आता है द्विवेदी युग।
तो द्विवेदी युग क्या है? द्विवेदी युग भी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग है जो कि 20वीं शताब्दी में आए, 20वीं शताब्दी में उभरे। द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं, इनमें साहित्यिक सुधार हुआ, भाषा और शैली अच्छी हुई, अच्छी भाषा और शैली हुई, कविता और गद्य दोनों लिखे गए थे। और इनके प्रमुख लेखक की बात करें तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत। और तीसरा बात करते हैं हम लोग छायावाद पर। छायावाद भी हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन है जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उभरा। और इनकी विशेषता की बात करें तो आत्म अभिव्यक्ति और प्रकृति और प्रेम और प्रतीकात्मक इनकी खास विशेषताएं हैं। छायावाद की जो प्रमुख कवि के बारे में बात करें तो वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। देखिए ये छायावाद और क्या कहते हैं द्विवेदी युग मैंने भी बताया था, और क्या कहते हैं बहुत सारे भारतेंदु युग, ये सब ना मैंने चर्चा भी कर चुका है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब करवाया था ना उनमें चर्चा किया था, तो वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स किस पे, छायावाद तो हो गया, उत्तर छायावाद पर। तो उत्तर छायावाद हिंदी साहित्य में इसका छायावाद के बाद ही आया था, और इनके इन छायावाद के बाद का ही एक कालखंड में है जिसमें नई प्रवृत्तियां और शैलियों का उदय हुआ छायावाद में। तो छायावाद की विशेषता, उत्तर छायावाद की अगर विशेषता की बात करें तो वो है आपका, देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा आधुनिकता, है ना। तो इनके प्रमुख कवि थे निराला, अज्ञेय और भगवती चरण वर्मा, ये खास करके ये प्रमुख कवि थे। उसके बाद आता है प्रगतिवाद की बातें। इसके बाद प्रगतिवाद आता है, तो प्रगतिवाद एक साहित्यिक और सामाजिक आंदोलन है। ये भी क्या है, एक साहित्यिक और सामाजिक आंदोलन है जो 20वीं शताब्दी के मध्य में उभरा। ये कब उभरा? ये 20वीं शताब्दी के मध्य में उभरा। तो इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें सामाजिक न्याय की बातें हुई, सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा हुआ, इस साहित्य में वर्ग संघर्ष की चर्चा हुआ, वास्तविकता की चर्चा हुआ। इनके प्रमुख जो लेखक हैं वो प्रेमचंद हैं, शिवदान सिंह चौहान है, शिवदान सिंह चौहान है, रांगेय राघव हैं। ये तीनों क्या है भैया, खास करके मतलब प्रमुख इनके लेखक हैं। तो प्रेमचंद का नाम तो पहले ही आता है, और खास करके भाई प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद भी एक साहित्यिक आंदोलन है जिसमें लेखकों ने पारंपरिक शैलियों और रूपों को तोड़कर नए प्रयोग किए। प्रयोगवाद में क्या किया, नए नए प्रयोग किए। प्रयोग की विशेषता में क्या है, नए नए शैली और रूपों का प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग नए नए तरह से किया, नए तरीके से किया, आधुनिकता का प्रयोग किया, समझा गया। और इनके प्रमुख कवि थे अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा और निराला, ठीक है, इन्होंने मिलकर किया। उसके बाद आपका आता है भैया नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या है। वो है आपका नेक्स्ट चैप्टर आदिकालीन काव्य धाराएं। तो ये बात देखिए, ये भी जो काव्य धारा है ये हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में ही विकसित हुई। और इनमें से काव्य धाराएं की अगर बात किया जाए, पहला आता है सिंध साहित्य यानी सिंध काव्य, दूसरा नाथ काव्य, तीसरा जैन काव्य, चौथा रास काव्य, है ना, पांचवा है लौकिक साहित्य। तो इस तरह से इनके आते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं सिद्ध काव्य। सिद्ध काव्य की अगर बात करूं तो सिद्ध काव्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है जिसमें सिद्धों द्वारा रचित कविताएं शामिल हुई है। और इनकी विशेषता की अगर बात करो तो पहला है आध्यात्मिकता और तंत्र, दूसरा है प्रतीकात्मकता, तीसरा है योग और साधना। एंड सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि अगर बात करें तो वो प्रमुख कवि हैं लुइपा, सरहपा और कन्हपा। अंडरस्टैंड। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं नाथ काव्य। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको नाथ काव्य की। तो नाथ काव्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण, ये भी एक धारा है जिसमें नाथों द्वारा रचित कविताएं शामिल है। इसमें क्या है, ये नाथों द्वारा क्या है कविताएं शामिल रचित किए गए थे। और नाथों द्वारा कविता जो रचित किए थे इनकी विशेषता यह है कि इसमें योग और तंत्र पर जोर दिया गया पहला, दूसरा आध्यात्मिकता और साधना पर, तीसरा इसमें भी प्रतीकात्मकता पर क्या दिया, जोर दिया गया। उसके बाद आता है आपका जैन काव्य। यह भी एक महत्वपूर्ण धारा है जिसमें जैन मुनियों और कवियों द्वारा रचित कविताएं शामिल है। इनकी विशेषता की बात करें तो जैन काव्य में जैन धर्म और दर्शन की व्याख्या शामिल हुई है। एंड जैन कवियों ने, दूसरा बात किया जाए तो जैन कवियों ने आध्यात्मिकता और नैतिकता पर जोर दिया। तीसरा, जैन काव्य में प्रतीकात्मक और रूपक का प्रयोग हुआ। इनके प्रमुख कवि हैं पुष्पदंत और राम सिंह। इसके बाद आपका आता है रासो काव्य। तो ये भी एक महत्वपूर्ण धारा है जिसमें वीर गाथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हुआ है।
और इनकी विशेषता की बात करें तो पहला आपका था वीर गाथा है, दूसरा ऐतिहासिकता, तीसरा वीरता और शौर्य। तो पहला रासो काव्य में वीरों की जो गाथा है और उनके जो शौर्य है वो उनका वर्णन किया गया है। दूसरा में रासो काव्य के ऐतिहासिक घटनाओं पर उनका उल्लेख किया गया है। तीसरा वीरता और शौर्य की भावना पर क्या किया गया, जिक्र किया गया। इनके प्रमुख उदाहरण हैं, कौन है, पृथ्वीराज रासो। तो ये चंदबर दाई द्वारा रचित, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा इसमें वर्णन किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो कभी कभी ना थोड़ा बोलने में फास्टली ये हो जाता है क्योंकि ध्यान थोड़ा भटक जाता है ना, और भी कई बातें दिमाग में आने लगता है। तीसरा है उसका नेक्स्ट मैंने आपको बताया था लौकिक साहित्य। तो ये भी एक महत्वपूर्ण धारा है और यह वह साहित्य है जो सामान्य जीवन और लोक जीवन और सांस्कृतिक अनुभव पर ध्यान क्या करता है, केंद्रित करता है। इनकी विशेषता बात किया जाए तो लौकिक साहित्य में सामान्य जीवन की समस्या और अनुभव और भावनाओं का चित्रण हुआ है। दूसरा, इसमें लोक जीवन की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं की अभिव्यक्ति शामिल है। तीसरा की बात करें तो लौकिक साहित्य में सांसारिकता और जीवन की वास्तविकता को प्रमुखता से दर्शाया गया है। और इनके उदाहरण की बात किया जाए तो लोकगीत, लोक कथाएं और नाटक और कहानियां जो समान जीवन पर ये आधारित है। तो ये इनके उदाहरण है, आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इनमें जो इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने किया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भक्ति आंदोलन, परिस्थितियां और सामान्य विशेषताएं। सो ध्यान से समझिएगा भक्ति आंदोलन पर। देखिए ये BHDC 131 बुक के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 14वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक भक्ति काल को माना गया है। और इस काल में ईश्वर के प्रति प्रेम, अनुराग, समर्पण को अधिक महत्व दिया गया है। भक्ति का अर्थ होता है अपने आदर्शों और ईश्वर का सेवा करना। और इनकी रूप के बारे में बात करूं भक्ति के तो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, है ना, साख्य, आत्मनिवेदन, ये सब आपके क्या है उनके रूप हैं। और इनके आंदोलन की अगर उदय की बात करें तो पहला देखिए पहला इसमें धार्मिक कुरीतियां आ जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि उस समय समाज में अंधविश्वास, जातिवाद और पंडितों का बहुत वर्चस्व हो गया था। इसी वजह से भक्ति में लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, धर्म से लोग दूर भाग रहे थे कि भैया जब ब्राह्मण होके अगर ऐसे कर रहे हैं, पंडित लोग होके ऐसे कर रहे हैं, तो भैया फिर ये हम लोग क्या है, हम लोग का क्या वैल्यू है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए भी धर्म परिवर्तन करते, जब धर्म परिवर्तन हो रहा था, जब अपना धर्म से दूसरे धर्म में जा रहा था, तब तब आंदोलन हो रहा था, भक्ति आंदोलन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इसमें बात करूँ हम लोग इस्लामी प्रभाव की। तो इस्लामी प्रभाव की बात करूँ तो जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था तो लोगों ने देखा इस्लाम को कि उनके रीति रिवाज, वो जिस तरह से रहते थे, उनका जो कल्चर था वो लगभग अच्छा लग रहा था उस समय के लोगों को। उस समय के लोगों को जो मतलब भक्ति काल से, जो भक्ति से हट रहे थे, जो भक्ति से उब चुके थे, जिसे भक्ति करना पसंद नहीं था, उन्हें इस्लाम का जो धर्म है अच्छे लगने लगे थे। और वो इस्लाम को के धर्म को देखकर, इस्लाम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते थे और मानते हैं। और इसी वजह से जो भक्ति में विश्वास करते थे, भक्ति में त्रुटि आने के कारण, प्रॉब्लम आने के कारण उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने लगा। ठीक है, और इस्लाम धर्म को अपनाने लगा आपको पता ही है, जब इस्लाम धर्म को अपनाएगा आंदोलन तो होगा ही, इस वजह से भी आंदोलन होने लगे। उसके बाद भैया इसमें खास करके विशेषता की अगर बात करें तो भक्ति संतों की खास करके बहुत विशेषता था। क्या, कबीर, इस समय ये भक्ति काल में, इस समय में कबीर दास, रविदास, मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास जैसे ऐसे भक्त थे जिन्होंने इस काल को, सोचो कि इस काल को एक प्रमुख काल बनाया। इन संतों ने बताया कि ईश्वर तक पहुंचने का क्या मार्ग है, प्रेम, भक्ति और सेवा, ये सब करके हम लोग ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। इसमें से कोई भी जातीय भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग छोड़ देते हैं, जो मेन टॉपिक्स है उसे हम लोग कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है खंड 2 भक्ति काव्य धारा। इसमें तो भक्ति काव्य धारा में क्या, हम लोग इकाई 4 को देखेंगे, अभी इकाई 3 कर चुके हैं।
चैप्टर 3 कर चुके हैं। चैप्टर 4 है हमारा संत काव्य धारा। तो हम लोग देखेंगे संत काव्य धारा क्या है। तो खंड 2 में हम लोग 4 चैप्टर को कवर करेंगे। देखिए 4 कितने, देखो संत काव्य पहला क्या भाई, संत काव्य धारा, दूसरा सूफी काव्य धारा, तीसरा कृष्ण भक्ति, चौथा राम भक्ति काव्य धारा, है ना। चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 7 तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कवर करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं संत काव्य धारा को। संत काव्य धारा चैप्टर 4 है ये आपका। एंड यहाँ पे देखिए संत काव्य धारा में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे निर्गुण भक्ति धारा और संत काव्य पर। तो क्या है इसे भी समझिए। देखिए निर्गुण भक्ति धारा एक आध्यात्मिक और धार्मिक आंदोलन है जिसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना और आध्यात्मिकता पर क्या कर दिया गया है, जोर दिया गया है। इनकी विशेषता की बात करूँ तो पहली विशेषता ये है कि निर्गुण भक्ति धारा में निर्गुण ब्रह्मन की उपासना और उसके गुणों का वर्णन होता है। दूसरा, इसमें आध्यात्मिक और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया जाता है। तीसरा, संत कवियों ने निर्गुण भक्ति धारा को प्रोत्साहित किया और इसके माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव को साझा किया। इनके प्रमुख कवि की बात करें तो वो कवि थे कबीर। प्रमुख कवि की बात करें तो वो थे कबीर, नानक, दादू दयाल और रैदास। ओके, तो ये सब कवि खास थे। और यहाँ पे देखिए अगर कबीर की बात करो तो कबीर ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वासों की आलोचना की, है ना। अंधविश्वासों क्या किया, आलोचना किया। और उसने निर्गुण ब्राह्मण की उपासना पर जोर दिया। निर्गुण ब्राह्मण पर क्या किया, उपासना पर जोर दिया। दूसरा, नानक की मैंने बात किया था, तो नानक ने सिख धर्म की नींव रखी थी और इन्होंने निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति पर जोर दिया। फिर दादू दयाल ने प्रेम और भक्ति के माध्यम से निर्गुण ब्राह्मण की उपासना की प्रोत्साहन किया। उसके बाद आता है आपका चौथा रैदास। रैदास ने एक समाज में व्यापक नीति, प्रथा और अन्य रूढ़ियों की आलोचना की और क्या किया, और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति पर इन्होंने क्या किया, जोर दिया। सूफी काव्य धारा चैप्टर 5 है ये आपका। एंड सूफी काव्य धारा की बात करें तो सूफी काव्य धारा एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी काव्य धारा है जिसमें प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता की भावना को प्रमुखता से दर्शाया गया है। इनकी विशेषता की बात करूँ तो सूफी कवियों ने प्रेम और भक्ति के माध्यम से अल्लाह की उपासना को क्या किया, प्रोत्साहित किया। और इसमें आध्यात्मिकता और रहस्यवाद की भावना को प्रमुखता से दर्शाया गया है। और सूफी कवियों ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करके आध्यात्मिक अनुभवों का क्या किया, अनुभव व्यक्त किया। और सूफी कवियों में मुस्लिम कवि आते थे, जिसमें से पहला आपका नाम आ जाता है मुल्ला दाऊद का, कुतुबुद्दीन का, मलिक मोहम्मद जायसी का। तो इनमें से सबसे प्रमुख है मलिक मोहम्मद जायसी। अंडरस्टैंड, ये याद रखना, इनके प्रमुख कवि है। और इनके बारे में मैंने जिक्र किया है, अच्छा से चर्चा किया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर वाली वीडियो में। फिर इसके बाद देखिए हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं सूफी प्रेम काव्य और परंपरा। तो सूफी प्रेम काव्य परंपरा एक आध्यात्मिक और रहस्यवादी काव्य परंपरा है ये भी, क्योंकि ये सूफी काव्य में सूफी काव्य धारा में ही आता है। और जिसमें प्रेम और भक्ति के माध्यम से अल्लाह की उपासना को ये भी क्या किया, प्रोत्साहित किया। और इनकी विशेषता है प्रेम और भक्ति, आध्यात्मिकता, रहस्यवाद, प्रतीकात्मकता, वही जो मैंने आपको बताया। इनके कुछ प्रमुख उदाहरण है पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, जिसमें पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है, दर्शाया गया है। और ये बहुत ही आपको अच्छा लगेगा अगर इनके बारे में अगर स्टोरी सुनेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मैंने मोस्ट मेन क्वेश्चन में जो करवाया उससे भी जरूर देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो देखिए ये भी काव्य धारा की बात करूँ तो ये भी महत्वपूर्ण साहित्यिक और धार्मिक आंदोलन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और भक्ति के प्रेम और प्रमुखता को क्या किया, दर्शाया गया है। इनकी विशेषता की अगर बात करूँ, इसमें किस कृष्ण भक्ति की और कृष्ण भक्ति और प्रेम की भावना को मतलब अलग से प्रकट किया गया है, अलग से दिखाया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य में आध्यात्मिकता और भावनात्मक की भावना को व्यक्त किया गया है। कृष्ण की लीलाओं को रास का वर्णन, कृष्ण की जो लीला हुए हैं उनमें से रास का लीला रास का क्या किया, वर्णन किया गया है। और इनमें से अगर प्रमुख कवि की बात करूं तो वो है जयदेव, विद्यापति, सूरदास और मीराबाई। ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। जो मेन टॉपिक है चैप्टर्स को हम लोग चैप्टर्स का नाम से समझ जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ऐसे बहुत लेट हो जाएगा, बस मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। सो आपका नेक्स्ट चैप्टर है अब राम भक्ति काव्य धारा। तो इसे भी थोड़ा समझिए आप लोग।
राम भक्ति काव्यधारा भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख भाग है, जिसमें भगवान राम को आराध्य मानकर उनकी भक्ति को केंद्र में रखकर कविताएं लिखी गई। यह काव्यधारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आदर्श छवि को क्या करती है, प्रस्तुत करती है, और राम के जीवन के गुणों, आदर्शों और लीलाओं का वर्णन करती है। एंड देखिए, राम भक्ति काव्यधारा का अर्थ यही है कि जिसमें भगवान राम के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति को अपने विषय में बताना। ठीक है, यही क्या है, राम भक्ति काव्यधारा है, जो इनके विषय के, इनके जो भी इनका लीला हुआ था, जो भी इनका स्टोरी है, उनको अपने भक्ति, अपने मन से, अपने तरीके से व्यक्त करना दुनिया के सामने। इसमें राम भगवान को राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, मर्यादा के रूप में भी चित्रित किया गया है काव्यधारा में। इनकी मुख्य विशेषता की बात करें तो पहला है, राम भगवान को आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया गया। दूसरा, इसमें भक्ति, श्रद्धा और मर्यादा का प्रमुख स्थान है। तीसरा, रामचरितमानस जिसे तुलसीदास ने लिखा है, इसकी काव्यधारा की प्रमुख, सबसे प्रमुख क्या है, यह रचना है। इसमें नैतिकता, कर्तव्य और धर्म, सदाचार, आदर्श जीवन पर जोर दिया गया है ना, आदर्श जीवन पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। राम भक्ति काव्य धारा का उद्देश्य यही था कि वो लोगों में धार्मिक आस्था जगाए, लोग राम के प्रति आकर्षित हो, राम के आदर्शों को सीखे, राम ने जीवन में क्या किया किया, राम कैसे एक अच्छा पुत्र बने, कैसे एक अच्छा पति बना, कैसे एक अच्छा भाई बना, है ना, कैसे दुनिया को चलाया उसने, कैसे दुनिया में जिया, कैसे कष्ट झेले, ये सब हम लोगों को सिखाना चाहते थे रामचरितमानस के जरिए से। तुलसीदास ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया इसमें। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, देखिए अगर नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करो, देखो स्टूडेंट्स, वो तो हमारा यहाँ पर खंड 3 स्टार्ट हो जाता है। क्या आता है, खंड 3 स्टार्ट होता है। देखिए खंड 3 में जो है वो रीति काव्य के बारे में है, इनके आधुनिक साहित्य का प्रादुर्भाव है, ये आपका खंड 3 है, देख सकते हैं। एंड इनमें से चैप्टर 8 देखिए, रीति काव्य, ये हम लोग समझ चुके हैं। इनके प्रमुख कवि कौन है, ये भी समझ चुके हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सब हम लोग कर चुके हैं। देखिए खंड 3 हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, वहाँ आप लोग जाइए, उन्हें देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं खंड 4 की ओर। स्टूडेंट्स खंड 4 है आपका, देख सकते हैं खंड 4 में आपका आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य है। इसमें से देखिए चैप्टर 12 आपका आया है पहले, तो चैप्टर 12 में सबसे पहला है हिंदी कहानी का विकास फर्स्ट, फिर हिंदी कहानी का विकास सेकेंड, हिंदी कहानी का उपन्यास का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास फर्स्ट, हिंदी उपन्यास का विकास सेकेंड। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे हिंदी नाटक का विकास और हिंदी निबंध का विकास, ये आपका है। इसके बाद चैप्टर आपका खत्म है। चलिए हम लोग एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग चैप्टर 12 को समझेंगे, हिंदी कहानी का विकास फर्स्ट। देखिए इसमें से जो हम लोग समझने वाले हैं, इसमें से जो हम लोग सीखने वाले हैं, जो हमारे लिए इसमें जरूरी है, वो प्रेमचंद के बारे में है। तो प्रेमचंद एक महान कवि है भैया, हिंदी कहानी का उसको पितामह भी कहा जाता है ना। तो समझ में आ रहा है, हिंदी कहानी का क्या कहा जाता है, उसे पितामह भी कहा जाता है। एंड यहाँ सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे, किस चीज का करेंगे, वो प्रेमचंद युग से पूर्व की हिंदी कहानी की चर्चा करेंगे। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा इस बुक में। अगर इस चैप्टर की बात किया जाए तो यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ध्यान से सुनिए इसके बारे में। प्रेमचंद के हिंदी कहानी में आने से पहले की जो कहानी थी, वो अभी की तुलना में, प्रेमचंद के कहानी के आने के बाद की तुलना में बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग तरह की थी। क्योंकि देखिए प्रेमचंद के हिंदी में आने से पहले, हिंदी साहित्य में इनका उदय होने से पहले, इनका जन्म होने से पहले, उनका जो कहानी तब होता था, प्रेमचंद पूर्व का कहानी होता था, प्रेमचंद के आने से पहले का जो कहानी होता था, उसमें से कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, उसमें से खास बात नहीं थी। वो जो प्रेमचंद के आने से पहले की जो कहानी लिखी गई थी, वो सही परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाई थी, और प्रेमचंद पूर्व की कहानी में बहुत सारी कमियां दिख रही थी। फिर भी उनका ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व है, ऐसी बात नहीं कि उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनका भी ऐतिहासिक महत्व है, उन्होंने भी अच्छे अच्छे कहानी बनाए हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। लेकिन प्रेमचंद पूर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रेमचंद पूर्व कहानी की अगर बात किया जाए तो इनमें से कुछ विशेषता ये है कि कहानी उपदेश देने वाली होती थी, जिसमें नैतिक शिक्षा और धार्मिक बातें होती थी। उस समय की कहानियां समाज की सच्ची तस्वीर नहीं दिखाती थी। उस समय हिंदी में जो भी कहानियां बनाई जाती थी, तो उसमें फारसी, उर्दू, बांग्ला का भी असर देखने को मिलता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें
उनमें उस समय की बात ये करें कि उसमें जो ना ज्यादातर जो कहानी बनते थे राजा रानी सपनों चमत्कारों पर आधारित बनते थे, बट लेकिन अभी जो कहानी बनते हैं वो वास्तविकता पर बनते हैं, रियलिटी जो होता है उस पर बनते हैं। अभी जो कहानी प्रेमचंद जो बनाए कहानी लगभग सभी कहानी रियलिटी पर बना, रियलिटी पर है ना। पहले का जो कहानी होता था वो सिर्फ मनोरंजन के लिए खास करके बनाए जाते थे, कोई खास प्रयोजन के लिए प्रोग्राम के लिए ऐसे करके बनाने लीजिए तो जिससे मन मोह जाए, जो मजा है राजा रानी को सुनाने के लिए आते थे, ऐसे प्रोग्राम खास होते थे पुराने समय में जो राजा राजा के समय में, तो समझ आ गया, इसीलिए ये कहानी बनाए जाते थे इस तरह से। इसमें से कोई खास चरित्र खास चित्र का कोई भी खास चरित्र का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। अब देखो आरंभिक मतलब प्रेमचंद पूर्व के अगर जो लेखक की अगर बात करें वो है आपका राजा शिव प्रसाद, है ना। इन्होंने सितारे हिंद नामक बुक की रचना किया और इसमें उन्होंने राजा भोज का सपना ये कहानी को बनाया। बहुत ये कहानी उस समय बहुत ही प्रचलित थी, ठीक है। और दूसरा बात करूँ तो दूसरा लेखक है लल्लू लाल, सादत अली, इंसाअल्लाह खां। ये तीनों जो है कि आपका मुस्लिम कवि हुए, अंडरस्टैंड। इन्होंने भी समाज के बारे में बहुत से अच्छे कहानी बनाया था, समाज के बारे में, समाज को जगाने के बारे में। सो इनका भी कहानी में बहुत ही महत्व छुपे थे। अब प्रेमचंद पूर्व की कहानी की अगर कमजोरियां की बात करूं, देखिए उस समय पहले की कहानी में असली समाज की झलक नहीं थी, पात्र जो या किरदार थे वो गहरे नहीं थे, कहानियां जो केवल मनोरंजन के लिए रहते थे, ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखी जाती थी। लेकिन देखो प्रेमचंद के आ जाने के बाद जब प्रेमचंद आ गए तो जो भी कहानी बनाते थे उसमें वास्तविकता को दिखाया जाता था ना, सच्ची कहानी को दिखाया जाता था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। सो नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद युग, है ना। प्रेमचंद, अब प्रेमचंद के बारे में देखिए, प्रेमचंद युग की बात करें तो ये प्रेमचंद युग पर आपका ये पॉइंट है दिया हुआ। तो प्रेमचंद युग हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिसमें से मुंशी प्रेमचंद की लेखनी ने समाज की वास्तविकता को क्या किया, उजागर किया, जागरूक किया। प्रेमचंद युग की अगर विशेषता की बात किया तो सामाजिक यथार्थवाद था, ग्रामीण जीवन था, सामाजिक सुधार था। प्रेमचंद की रचनाओं में समाज की वास्तविकता और समस्याओं का क्या किया था, चित्रण छुपा था, चित्रण दिया गया था। और इन्होंने प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन की समस्या को और संघर्षों को अपनी रचनाओं में दर्शाया, सच्ची घटना। एन प्रेमचंद की रचनाओं में सामाजिक सुधार और भावना को प्रोत्साहित किया गया। इनकी प्रमुख रचना की बात किया जाए तो वो है गोदान, रंगभूमि और कायाकल्प, ये खास है उनके। अब चलिए हम लोग थोड़ा बुक से भी देख लेते हैं इनके बारे में। यहाँ पे देखिए प्रेमचंद युग है ना, तो हिंदी कहानी ध्यान सुनिए आप लोग। हिंदी कहानी में प्रेमचंद का जो आगमन हुआ वो 1915 ईस्वी में हुआ था। हिंदी कहानी की यथार्थवादी और आलोचनात्मक परंपरा को प्रेमचंद ने न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसे नई दिशाएं भी दिखाई। लोक कथाओं का रस और शैली ग्रहण कर प्रेमचंद ने समाज के दलित और शोषित जनों को कथा कही, शोषित जनों को की कथा कही है, जिसमें कौतूहल और रोमांच भी सरलता भी है और व्यंग भी है। तो यानी कि आपको समझ में आया, इनका मतलब ये है कि प्रेमचंद का यही मकसद था कि जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेविचार लोग हैं, उनके बारे में दिखाया जाए, उनके बारे में सच्ची घटना बताया जाए, उनके उनको मोटिवेशन दिया जाए ना, उनको प्रेरणा दिया जाए, ऐसा स्टोरी मैं बनाऊं। तो इसी तरह से इन्होंने स्टोरी बनाया। और बात करते हैं इनकी स्टोरी की बात है तो प्रेमचंद ने, अब देखो प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा कहानियां, फूस की रात, ठाकुर का कुआं, कफन आदि भी कहानियां उन्होंने लिखा, अंडरस्टैंड। चलिए अब थोड़ा सा आगे भी देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, प्रेमचंद की कहानियां में आदर्श और यथार्थ का समन्वय मिलता है, लेकिन धीरे धीरे प्रेमचंद अपने आदर्शों से मुक्त होते गए और उनकी कहानियां यथार्थ चित्रण की सशक्त हथियार बन गई। कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, सदगति आदि ऐसी कहानियां हैं जो समाज को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है, समाज को बहुत ज्यादा प्रेरणा देता है। एंड आगे देखते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर है हिंदी कहानी का विकास, सेकेंड हिंदी कहानी का विकास द्वितीय। तो ये आपका चैप्टर है। देखिए इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है नई कहानी पे बनता है, बहुत ज्यादा कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सो सबसे पहले जो हम लोग इसी को समझ लेते हैं, हिंदी कहानी के विकास 2 में द्वितीय में हम लोग समझेंगे किसको, नई कहानी को। चलिए देखिए समझते हैं नई कहानी को। चलिए यहाँ है आपका नई कहानी, देखिए
नई कहानी को समझिए ध्यान से, है ना। नई कहानी देखिए, नई कहानी हिंदी कथा साहित्य की एक आधुनिक और यथार्थवादी धारा है, जिसका विकास 1950 के दशक में हुआ था। नई कहानी ने समाज, यथार्थवाद, मध्यवर्गीय जीवन और आंतरिक संघर्ष, व्यक्तिगत के अनुभवों को क्या महत्व दिया है, ठीक है, व्यक्तिगत अनुभवों को ज्यादातर दिखाया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि 20वीं शताब्दी के मध्य से हिंदी का कहानीकार दोहरी यातना से गुजर रहा था। एक ओर युद्ध चल रहा था, है ना, युद्ध की विभीषिका का आतंक, और दूसरी ओर युगों से पराधीन देश को मिली आजादी का विभाजन। विभाजन के बाद भारत खून से लथपथ हो गया था, पिछला सब कुछ भस्म हो गया था, हत्यारों और निरीसंताओं का काफिला सबको घायल कर दिया था। अब यहाँ पे लिखा है कालांतर में धीरे धीरे सहज होने लगे। आजादी आजादी के बाद क्या हुआ, यहाँ पे नया माहौल बना। देश में उद्योग धंधों का विकास हुआ, रोजगार के नए नए अवसर में सामने आए। नौकरी करने के लिए लोग गांव से शहरों की ओर तेजी से निकलने लगे। शहर पहुंचकर उन्हें लगा कि यहाँ तो सब क्या है, संवेदनशील यंत्र है। अकेलापन उनके भीतर नासुर बनने लगा। जिंदगी चीखने लगी, है ना। वे अंतर्मुखी होने लगे। धीरे धीरे वे भी शहर का मशीन का एक पुर्जा बन गया। स्त्री भी नौकरियां करने लगी। घर की चार दीवारी को लांग कर वे सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई, और उन्होंने पुरुष के बराबर दर्जे की मांग की। अपने हक के लिए वे लड़ने लगी। उनमें प्रेम करने और अपने पैरों पर खड़े होने का साहस आया। देखिए, अब देखो ये जो नई कहानी जो बना है, ये उस समय बना है जिस समय युद्ध चल रहा था, जिस समय युद्ध से आजादी ही मिला था। आप समझ लो, तभी सब चीज रिंग रिंग हो चुका था, उलट पुलट हो चुका सब चीज। उस समय नौकरी, पैसा नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था भैया, खाने के लिए भोजन नहीं था। तो उस समय लोग इधर उधर भटक रहे थे, गांव से लोग शहर की ओर आ रहे थे, है ना। शहर में भी उनको सही से राह नहीं मिल रहा था, तो भटक रहे थे उधर उधर। औरत भी बहुत ज्यादा भटकने लग रही थी। औरत को भी सही से कोई भी काम नहीं मिल पा रहे थे। जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो उसी समय एक नई कहानी का स्टार्टअप होता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है इस दौर में लिखी गई कहानियों ने कहानी का दायरा विस्तृत किया। अब कहानियां संश्लिष्ट हो गई और स्केच, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, स्मृति, डायरी, लोक कथाओं आदि के रूप में लिखे जाने लगे। उपमाओं के स्थान पर प्रेतकों और बिंबों का प्रयोग होने लगा। कहानीकार का भोगा हुआ सच उसकी कहानियों में पेबस्त हो गया। कहानी आदर्श हुआ तथा अति भावुकता के कोहरे से निकलकर मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, विज्ञान की ठोस आधार भूमि पर टिक गई। इसके अलावा इस युग की कहानियों में संकट और अंतर्विरोध को पकड़ने का प्रयत्न किया गया। इस संकट और अंतर्विरोध को संपूर्ण तीव्रता में ग्रहण कर इस युग के कहानीकारों ने सफल और सार्थक कहानियां लिखी। अब देखो, अब यहाँ से कहानी क्या लिखी गई इसको समझिए। देखिए, 20वीं शताब्दी के छठे दशक में कहानियां एकाएक महत्वपूर्ण हो उठी। कहानियों की अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। इनमें से 1954 में कहानी पत्रिका का पुनर्प्रकाशन आरंभ हो गया, है ना। पुनर्प्रकाशन आरंभ हो गया। तो मैंने पहले जब ये ऐसा समय आ गया था, जब सब चीज बंद हो गया था, तो 1954 के बाद कहानी का जो प्रकाशन पुनर्पन हो गया। नई कहानी का नाम, है ना, इसी को क्या दिया गया, नई कहानी का नाम दिया गया। नई कहानी के नाम से एक कहानी की आंदोलन का क्या हो गया, शुरुआत हो गया। नए भावबोध की कहानियां होने लगे और नई कहानी का नाम दिया गया। समझ में आ गया। यह एक साथ मूल्य भंग और मूल्य निर्माण की कहानियां है। इसमें से देखिए, मार्कंडेय, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, अमरकांत, भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, उषा प्रियवंदा, राजकमल चौधरी, हरिशंकर परसाई, है ना, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, राजकुमार रमेश बख्शी, कृष्ण बलदेव सिंह, कृष्ण साप्ती आदि इस युग के प्रवृत्ति के प्रमुख कहानीकार। अब देखो, अगर आपको पूछा जाए देखिए, अगर पूछ ही लिया जाएगा, जितना सारा लिखा हुआ है, आपको अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, नए जो कहानी है, इस कहानी के प्रमुख कवि कौन कौन है, तो इनमें से कोई 5-10 याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया, मजा आ रहा है ना। चलिए,
अब देखिए इस इन कहानियों को नए कहानीकार कहा जाता है भैया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कहानीकारों को क्या कहा जाता है? नए कहानीकार कहा जाता है। इन्होंने अलग अलग ढंग से आधुनिक जीवन के संकट को चित्रित किया और इन सब की प्रतिक्रिया अलग अलग है। नई कहानी के प्रोता होने के बावजूद इनकी मानसिकता और विचार पर एक नई विचार पर विचार और कहानी कहने का ढंग एक जैसा नहीं है। नई कहानी का नयापन कोई नया नारा नहीं बल्कि नया जीवन बोध और दृष्टि है। यह अपने आसपास की मिट्टी से उपजा बोध है। यह लेखक का भोगा हुआ यथार्थ है। इसलिए नई कहानी के लेखकों ने विषय के अनुसार अलग अलग शिल्प अपनाया। ओके, तो समझ में आ गया होगा नई कहानी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं भैया। इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने मोस्ट में क्वेश्चन में तो दिया ही है आप लोगों को। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे देखिए, चैप्टर इकाई इकाई 14। अब क्या था भाई इकाई 14 मतलब चैप्टर 14 हिंदी उपन्यास का विकास फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास का विकास में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी उपन्यास का उद्भव और आरंभिक विकास को, है ना। फिर इसमें से देखेंगे हम लोग किसको? प्रेमचंद को, प्रेमचंद युग को। प्रेमचंद युग को भी पहले भी देखे थे, प्रेमचंद युग फिर से आया। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास भी देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़िए थोड़ा सा, हम लोग क्या कीजिए पढ़िए इधर। हिंदी उपन्यास का उद्भव और आरंभिक विकास। हिंदी में 1860 के बाद, हिंदी में 1860 के बाद पूर्व कथा साहित्य अत्यंत अविकसित अवस्था में थी यथा। पर इस दशक के अंतिम वर्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पंडित गौरी दत्त रचित देवरानी जेठानी की कहानी है, जो 1870 में बनाई गई थी, प्रकाशन हुई थी। यह हिंदी की पहली मौलिक कथा क्या है पुस्तक है, जिसमें से एक यथार्थवादी मतलब ये होता है जो सच्ची घटना पर आधारित हो, कथा और संसार की रचना की गई है। हिंदी उपन्यास का प्रारंभ यहीं से हो जाता है। यहाँ लिखा है कि हिंदी उपन्यास का प्रारंभ यहीं से माना जाना चाहिए, है ना। पंडित गोरीदत्त ने अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है सब अपने ढंग और रीति से अच्छी है, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। कथा का यही नया रंग ढंग उपन्यास को जन्म देता है। भैया इसका जो श्रेय दिया जाता है हिंदी उपन्यास में, ये क्या है? पंडित गौरी दत्त को। समझ में आ गया? अब देखो इनमें से आगे देखो यहाँ पे 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में देवरानी जेठानी की कहानी को के ढंग को दो और पुस्तकों में लिखी गई। मुंशी ईश्वरी प्रसाद, है ना, मुंशी ईश्वरी प्रसाद और मुंशी कल्याण राय द्वारा लिखित वामा शिक्षक तथा पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी लिखित भागवती की भागवती की यहाँ पर देखिए भाग्यवती की रचना भी हिंदू स्त्रियों को गृहस्थ धर्म का उपदेश देने वाली निमित्त हुई थी। यह भी मूलतः उपदेश उपदेशाख्यान कोटि की ही रचना है, पर इसमें तत्कालीन हिंदू समाज की अनेक कुरीतियों तथा बाल विवाह, विवाहोत्सव संबंधित अंधविश्वास, श्रद्धा कर्म संबंधी प्रपंच और अव्यय आदि का यथार्थवाद अंकन है। अब हम लोग देखिए इनमें से आगे देखते हैं। अब आगे आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है प्रेमचंद युग में, इसमें से क्या कि प्रेमचंद युग का आविर्भाव और हिंदी उपन्यास का विकास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। सो देख लीजिए, इसे भी पढ़ लीजिए। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद को युग क्या माना था? प्रवर्तक माना था। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की, है ना, दिशा प्रदान किया। और उनके आगमन के बाद हिंदी में तिलिस्म, है ना, कौन तिलिस्म, अय्यारीपूर्ण तथा जासूसी उपन्यासों का दौरा खत्म हो गया था। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यासों का बड़ा हिस्सा स्त्री को गृहस्थ दाम्पत्य की शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया, पर प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में स्त्री संघर्षशीलता जीवन का चित्रण, उन्होंने प्रमुख रूप से जीवन को केंद्र में रखा भारत के नव निर्माण का मुद्दा अपने विभिन्न उपन्यासों में उठाया और उसमें समाज के सभी वर्गों को शामिल किया। प्रेमचंद जिस दौर में कथा लेखन में सक्रिय थे वह दौर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। भैया जिस समय प्रेमचंद उपन्यास लिख रहे थे उस समय भारत में स्वतंत्रता का दौर था।
प्रेमचंद के उपन्यासों में नवजागरण की चेतना और राष्ट्रीय आंदोलन की संघर्षशीलता की प्रतिध्वनि लगातार दिखाई देती है। उस दौर दौर की प्रमुख उस दौर की प्रमुख समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों का विषय बनाया। उस दौर को देखते हुए प्रेमचंद ने क्या किया, उपन्यास बनाया। उस दौर को देखते हुए, है ना, जैसा दौर उस समय था, उस दौर को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उपन्यास बनाया। ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्रेमचंद के उपन्यासों की विषय वस्तु दायरा काफी विस्तृत है। स्त्री, दलित तथा किसान को उन्होंने पहली बार उनकी आशा, आकांक्षा, वंचना, संघर्ष और पराजय के साथ उपस्थित किया। राष्ट्र और उसके नागरिक का व्यापक यथार्थपूर्ण चित्रण पहली बार प्रेमचंद के उपन्यासों में ही दिखाई देता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में स्त्रियों को यानी कि मुख्य माना गया है। स्त्रियों के बारे में ज्यादातर चर्चा किया जा रहा है, सोच सकते हैं यहाँ पे, है ना। स्त्रियों के रिलेटेड यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बातें बताया जा रहा है। प्रेमचंद ने उपन्यास बनाया तो स्त्रियों को फोकस करके बनाया है। समझ में आ गया, स्त्री के बारे में चित्रण किया है इसमें ज्यादातर। उसके बाद देखिए प्रेमचंद का हिंदी में प्रथम प्रकाशित उपन्यास सेवा सदन है। देखो जो कि प्रेमचंद का जो हिंदी में सबसे पहला जो उपन्यास है हिंदी का, प्रेमचंद जो बनाया सबसे पहला जो उपन्यास है उनका सेवा सदन है। याद रखना, प्रेमचंद का सबसे पहला उपन्यास क्या है, सेवा सदन है। अब देखो हिंदी में इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। सेवा सदन उन्होंने जब उपन्यास बनाया था तो 1918 में इसका प्रकाशन हुआ। और इसके पहले, हालांकि पहले यह बाजारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा गया था। अच्छा, ये जो लिखा था सेवा सदन, ये पहले किस में लिखा गया था, उर्दू में लिखा गया था और बाजारे हुस्न के नाम से। इसका उर्दू रूपांतरण के बाद प्रकाशित हुआ। सेवा सदन से पूर्व प्रेमचंद उर्दू में उपन्यास लिखा। आप बताओ, प्रेमचंद उर्दू भी जानते थे। अब बताओ कितना नॉलेज था उसके पास कि उर्दू में भी उन्होंने क्या लिख दिया, कहानी लिख दिया, बाप रे, उपन्यास लिख दिया। अब सोचो। अब देखिए उनके उर्दू प्रमुख उपन्यास हैं, कहा प्रेमचंद के उर्दू जो उपन्यास है, देखो क्या है, असरारे मुआविद उर्फ देवस्थान रहस्य, है ना, जो 1903 में से 5 के बीच में लिखा था उन्होंने। उसके बाद देखिए हम खुरमा व हम सवाब 1906 ईस्वी में लिखा था। किसना 1908 में लिखा था तथा जलवाए इसार 1912 में लिखा था। देखो आपने देख लिया इन्होंने उपन्यास में क्या क्या लिखा था। ठीक है, हिंदी उपन्यास में, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में सेवा सदन 1918 ईस्वी के बाद 1922 में प्रेमाश्रम और 1925 में रंगभूमि का भी प्रकाशन इन्होंने किया। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे लिए इतना नॉलेज बहुत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रेमचंदोत्तर उपन्यास को। ठीक है, किसे देखेंगे, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास को। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की मृत्यु के साथ ही इनका जो उपन्यास लेखन में प्रेमचंद युग का अंत हो गया। देखो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास मतलब प्रेमचंद के बाद का उपन्यास। तो 1900 देखिए प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है 1936 ईस्वी में। जैसे ही प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है तो भैया ये उपन्यास का कहानी इनका यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये युग ही खत्म हो जाता था, है ना, खत्म हो जाता है। अब देखो क्या होता है, उनके समकालीनों ने उपन्यास लेखन में संभावनाओं के जो नए नए द्वार खोले थे। प्रेमचंदोत्तर दौर में उसका बहुआयामी विकास हुआ। प्रेमचंद युग के प्रेमचंद युग में उपन्यास लेखन की शुरुआत करने वाले कई उपन्यासकारों के अनेक महत्वपूर्ण उपन्यास इस अवधि में प्रकाशित हुए। साथ ही उन अनेक नए लेखक इसमें शामिल हुए। प्रेमचंद के बाद आज तक की जो इस लंबी काल अवधि में इस विद्या को अनेक महत्वपूर्ण उपन्यास लेखकों ने अपनी रचनात्मकता से समृद्ध किया। और अध्ययन की सुविधा के लिए इस अवधि को 2 भागों में बांटा गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व उपन्यास लेखन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का उपन्यास। अच्छा देखो, जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का उपन्यास जो है वो हमारा प्रेमचंद का है। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है भैया वो भाई उसके उत्तर वाला है, मतलब प्रेमचंदोत्तर उपन्यास लिखा गया। समझ में आ गया। तो इन्होंने इनके 2 भागों में बांटा। क्या बांटा, फिर से देख लो। पहला है क्या आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का उपन्यास लेखन, दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का उपन्यास लेखन। ठीक है, यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व उपन्यास लेखन की जानकारी दी जा रही है। इसके बाद
दौर लिखे गए उपन्यासों की जानकारी अलग इकाई में दी जाएगी। देखो ये तो हो गया अपना। इसके बाद ना यहाँ पे एक ये दिया है, क्या दिया है यहाँ पर पढ़िए, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व उपन्यास लेखन। तो ये जो है कि इस चैप्टर में हमारा ये पूर्व उपन्यास ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेमचंद का खत्म मतलब अंत हो चुका है, मतलब मृत्यु हो चुका है ना। प्रेमचंद का जो उपन्यास है उनका ही अंत हो चुका है, इसका यहाँ पर मृत्यु हो चुका है। अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व उपन्यास इनका देखा जाए, इस अवधि में प्रेमचंद युग से सक्रिय जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद जोशी, उषा देवी मित्र, वृंदावन लाल आदि वर्मा वृंदावन लाल वर्मा आदि के महत्वपूर्ण उपन्यास प्रकाशित हुए। ऐसे उपन्यास लेखक जिन्होंने इस अवधि में उपन्यास लेखन की शुरुआत की, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम है। तो देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे इनमें से क्या लिखा है, देखो फिर से लिखो। ऐसे उपन्यास लेखन जिन्होंने इस अवधि में उपन्यास लेखन की शुरुआत की, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम है। राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह, अज्ञेय यशपाल, राहु संकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामेश्वर शुक्ल, अंचल आदि। तो इस दौर में जयेंद्र कुमार का दो उपन्यास है, त्यागपत्र और कल्याणी। तो भैया स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो उपन्यास लिखा गया था, तो जिनमें जयेंद्र कुमार का भी बहुत योगदान है, और उन्होंने त्यागपत्र और कल्याणी नामक क्या लिखा, उपन्यास लिखा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, हिंदी उपन्यास का विकास 2। तो ये 15 नंबर चैप्टर हो गया हमारा। तो इनमें से हम लोग क्या देखेंगे, स्वतंत्रता है ना, क्या देखेंगे, स्वतंत्रता उत्तर हिंदी उपन्यास। तो उसमें पूर्व वाला देखेंगे, देखे थे, इसमें उत्तर वाला देखेंगे, स्वतंत्रता उत्तर हिंदी उपन्यास। अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्रत्योत्तर हिंदी उपन्यास में देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में यह सक्रिय हुए, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का ये उपन्यास लिखे गए थे। इसमें से उपन्यासकारों की एक लंबी क्या है, फहरिस्ती है ना, फहरिस्ती है। आगे हम इनमें से कुछ प्रमुख उपन्यासकारों की चर्चा करेंगे। इसमें पूर्व उन कुछ प्रमुख उपन्यासकारों की चर्चा की जा रही है जो पहले से सक्रिय थे, है ना, जो पहले से भी सक्रिय थे। चतुर्सेन शास्त्री के प्रसिद्ध उपन्यास वैशाली का नगरवधु प्रकाशन। इस उपन्यास में चतुर्सेन शास्त्री ने अंबाली बहाने तत्कालीन गणराज्यों का टकराव और सांस्कृतिक जीवन का चित्रण किया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है इलाचंद्र जोशी का महत्वपूर्ण उपन्यास जहाज का पंछी। तो यहाँ पे इलाचंद्र का महत्वपूर्ण उपन्यास क्या था भाई, जहाज का पंछी था, जो 1955 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और देखिए अब हम लोग ना यहाँ पे जो भी है इस रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डाल चुका, मतलब दे चुका है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप लोग जाइएगा। वो पीडीएफ भी इसका है ना, इसका पीडीएफ भी है। अगर आप लोग न्यू हो यहाँ पे, आपको पता नहीं है कि पीडीएफ पहले से इसका वीडियो और भी बना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी मिलेगा और पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट था मैंने करवाया, अब तो भाई ये खत्म है, समझ लो। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट होता है, हिंदी नाटक का विकास। ठीक है, हिंदी नाटक का विकास। चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं, हिंदी नाटक का विकास को। सो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। हिंदी नाटक का विकास एक महत्वपूर्ण साहित्यिक यात्रा है जिसमें विभिन्न कालखंडों में नाटक की शैली और विषयों में बदलाव आया। हिंदी नाटक के प्रमुख कालखंड की अगर बात किया जाए तो पहला था प्रारंभिक काल, दूसरा आधुनिक काल, तीसरा समकालीन काल। तो प्रारंभिक काल की बात करें तो भारतेंदु यानी हरिश्चंद्र के नाटकों से हिंदी नाटक की शुरुआत हुई प्रारंभिक काल में, है ना, प्रारंभिक काल में। दूसरा आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र और उदय शंकर भट्ट जैसे नाटकों ने
हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी। तीसरा आपका समकालीन काल आता है। इसमें से ये वर्तमान काल की हो जाती है। तो वर्तमान में हिंदी नाटक में विविध विषयों और शैलियों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये वर्तमान की बात हो रही है इसमें से। ठीक है, समकालीन काल में हिंदी नाटक की विशेषता अगर बात करते हैं तो सामाजिक और राजनीतिक विषय को देखा गया है। हिंदी नाटक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रमुखता से दर्शाया जाता है। एंड हिंदी नाटक में नए प्रयोग और शैलियों का क्या है, समावेश है। सो इसमें से इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है 17 चैप्टर 7 एंड हिंदी निबंध का विकास। इस चैप्टर का क्या नाम है, हिंदी निबंध का विकास। तो इसको भी हम लोग समझते हैं, ये लास्ट चैप्टर है हमारा, इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है, इस कोड का लास्ट चैप्टर है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, हिंदी निबंध का विकास 3 भागों में समझने के लिए 3 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, हिंदी निबंध का विकास को समझने के लिए 3 भागों में इसे बांटा गया है। आप लोग देखिए, पहला भाग जो आपके सामने दिख रहा है वो है शुक्ल पूर्व युग, जो 1850 से लेके 1920 तक का है। एंड नेक्स्ट बीच में आता है शुक्ल युग, जो 1920 से लेकर 1940 तक का है। एंड उसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग, जो 1940 से आज तक को माना जाता है। अंडरस्टैंड। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनका चर्चा भी कर लेते हैं। पहले हम लोग चर्चा करते हैं शुक्ल पूर्व युग का। किसका, शुक्ल पूर्व युग का करते हैं। देखिए, शुक्ल पूर्व युग हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिसमें आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी गई थी। एंड इनकी विशेषता की बात करें तो ये इस युग में हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत हुई। इसमें नए प्रयोग हुए, नए शैलियों का और विद्याओं का प्रयोग हुआ, शैलियों का विकास हुआ। एंड इस युग के साहित्य में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता की भावना भी थी। और इसे क्या किया, इस राजनीतिक जागरूकता और भावना को क्या किया, इन्होंने प्रोत्साहित किया। और इनके प्रमुख जो कवि थे, लेखक और या प्रमुख कवि कहो, ये जो थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद थे। ओके, उसके बाद आपका मैंने आपको जिक्र किया था शुक्ल युग का। तो भैया शुक्ल युग आप देखिए, शुक्ल युग भी हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण कालखंड है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्यिक गतिविधियां का विशेष प्रभाव रहा है। इस युग की विशेषता की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक आलोचना की नई दिशा दी। रचना को क्या दी, साहित्यिक आलोचना को नई दिशा दी। इस युग में काव्य और गद्य दोनों विद्याओं में महत्वपूर्ण रचनाएं रची। काव्य में भी लिखा गया था और गद्य में भी लिखा गया था रचनाएं। एंड इसमें से तीसरा देखें, बात किया जाए तीसरा का, तो शुक्ल युग में आधुनिकता और परंपरा का क्या किया जाए, संतुलन देखा गया है। इस युग के प्रमुख कवि को देखा जाए तो भैया इस युग के प्रमुख कवि थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा इस काल के प्रमुख कवि थे। के इन्होंने यानी कि हिंदी साहित्य को बहुत ही ऊंचाइयां प्रदान किया। उसके बाद आपका लास्ट आता है शुक्लोत्तर युग। इसे भी हम लोग समझते हैं। देखिए, शुक्लोत्तर युग हिंदी साहित्य का ये भी एक क्या है, कालखंड है, महत्वपूर्ण कालखंड है। एंड जिसमें विविधता और प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति देखी गई है। शुक्लोत्तर युग की अगर विशेषता की बात करें तो इसमें से इस युग में साहित्य नए और प्रयोग शैलियों का समावेश हुआ। साहित्य का एक नया प्रयोग हुआ, नया साहित्य का समावेश हुआ और शैलियों का क्या हुआ, नए नए शैलियों का समावेश हुआ। शुक्लोत्तर युग में कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक सभी विविधता देखी। विद्याओं में क्या दिखेगी, विविधता मतलब अंतर दिखेगा पूरा, मतलब बिल्कुल अलग सा। जिस तरह से पहले कहानियां बनती थी, जिस तरह से पहले कविताएं लिखी जाती थी, उस तरह से नहीं। ये तो क्या, ये इसको वर्तमान में भी माना जाता है, इसको वर्तमान में लिया जाता है इस काल को। ठीक है, इस युग को वर्तमान शुक्लोत्तर जो युग है वो अभी तक का युग में भी लिया जाता है इसे। ठीक है, इसमें नए नए सब चीज आए। एंड इस युग के जो साहित्य है, इस युग के साहित्य में समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी प्रमुखता दिखाया गया है। और इस समय के जो प्रमुख कवि हैं वो है भीष्म सहनी, मन्नू भंडारी, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, आज्ञे, ये इस युग के प्रमुख कवि रहे। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने इस बुक में कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुनिए। देखिए, अब करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो कि लिंक दिया आप लोगों को। क्या लिंक दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन आंसर का, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का लिंक दिया है। बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना है, आना ही है। BHDC 132 का एग्जाम आप लोगों ने दिया था तो आप लोगों को पता है ना कितना अच्छा सा एग्जाम गया था, सारे के सारे क्वेश्चन पूछ ले गए, कोई दिक्कत है नहीं है। तो आप चाहिए डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक मिलेगा, वीडियो का लिंक मिलेगा, वीडियो को देखिए जाके। उसके बाद इसका PDF भी मिलेगा आपको टेलीग्राम में जाइएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके,
उसके बाद आप लोग इंस्टा में आएंगे। पासवर्ड तो मैं इंस्टा में ही देता हूँ, मेरा सभी पासवर्ड में लॉक लगा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने देर तक मेरे साथ बने रहे, है ना। टोटल आप लोगों ने 1 आवर कंप्लीट किया, यहाँ पे 1 आवर होने ही वाले हैं, 1 आवर आप लोगों ने कंप्लीट किया। और देखिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तभी तो मज़ा आएगा। और आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पूरी तरह से मैं कंप्लीट करवाऊंगा, सभी ईयर्स का प्रिपरेशन करवाऊंगा। आप लोग इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। प्रेम से रहो, बोलो जनस प्ले, बोलो मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो। Yeah.